लीजिए रखिए। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन मतलब ब्रीदिंग अपेरेटस। रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, नाक है, मुंह है, और ये ब्रीदिंग जो है क्या बोलते हैं इसको, और लंग्स है, और ये ट्रैक है, राइट। तो ये चारों चीजें मिलके बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने नाक को और मुंह को प्रोटेक्ट करना है, जैसे ये भी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, सर्जिकल मास्क, बट यहाँ पे वो बात कर रहा है ब्रीदिंग अपेरेटस के बारे में। हो गया। एक्सरसाइज बी,
क्विकली करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास टाइम कम है। नहीं चाय चला होगा हमारे लिए, पहले भी एक बंदा ले आया ठीक चलें अगले चैप्टर पे। यार मोबाइल फोन यूज नहीं करें इधर। चलें अगले चैप्टर पे चल। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है राइट? ओके, अगले चैप्टर से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि अगला थोड़ा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। अच्छा, दो पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर थे जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके बाद 8 चैप्टर मजीद हैं एज रिकग्निशन एंड कंट्रोल में, और आज ही खत्म करने हैं हमें ये सारी जो है ना शाम तक ये इंशाल्लाह। अच्छा, अब वन बाय वन हम जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैजर्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और क्विकली कंट्रोल पे जाएंगे। अब आगे थ्योरी नहीं आएगी, सिर्फ हैजर्ड आएगा, कंट्रोल आएगा। हैजर्ड के बारे में बात करेंगे और कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा सिस्टम। तो सबसे पहले चलते हैं कॉमन वर्कप्लेस हैजर्ड्स के बारे में। ये वो हैजर्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक वर्क साइट पे होते हैं, कॉमन है राइट? जिसमें सबसे पहले है स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स। स्लिप ट्रिप का क्या मतलब होता है? ट्रिप जैसे चल रहे हैं, जैसे ठोकर लग के गिर गया, ठोकर लग के गिर गया राइट? किसी चीज से अटक के गिर गया, ठोकर लग के गिर गया। ठोकर क्यों लगती है? देखा नहीं वहाँ पे हाउसकीपिंग नहीं है, ऐसा हाउसकीपिंग नहीं है, और ये इसकी वजह से ठोकर लग सकती है। मतलब चेंजेस इन लेवल है, ये लेवल चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, चेंजेस इन लेवल है, और लाइटिंग कम है, ये भी हो सकती है रीजन, और फोकस भी हो सकता है। ठीक है, टेंशन नहीं है। अच्छा, आरामको क्या कहती है? कहती है अनइवन फ्लोर सरफेसेस हैं या चेंजेस इन लेवल है, हो सकता है इसकी वजह से स्लिप। अच्छा, स्लिप हो या ट्रिप हो, दोनों का रिजल्ट क्या होता है? फॉल। दो स्लिप हो तब भी बंदा गिरता है, ट्रिप हो तब भी बंदा गिरता है, तो दोनों का रिजल्ट है फॉल। अब फॉल के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फॉल ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी सरफेस पे गिर जाए, बिस्तर पे गिर जाए जैसे ठोकर लग के, सिंपल राइट? कोई भी हैजर्ड नहीं हुआ, कोई फर्दर एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं हुआ, बिस्तर हैजर्ड तो नहीं राइट? इसी तरह से अगर आप टूल्स पे गिर जाते हैं, कचरे पे गिर जाते हैं, किसी मशीन पे गिर जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस विल बेस्ड ऑन कि बंदा गिर कहाँ पे रहा है, तो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। अनसूटेबल फ्लोर कवरिंग्स वर्कप्लेस के ऊपर बाजू का, जिस तरह से ये फ्लोर कवर है, इस तरह से वुडन फ्लोर कवरिंग्स वगैरह भी होती हैं कंट्रोल रूम्स वगैरह में, तो वहां पे हो सकता है। वेट फ्लोर्स और ट्रेलिंग केबल्स, केबल्स में बंदा अटक के गिर जाता है अमूमन, ठीक है, वेट फ्लोर हो सकता है, स्लिप हो सकता है, ये पुअर हाउसकीपिंग की वजह से। अब हैजर्ड को कंट्रोल कैसे करें? यूज हैंड रेल व्हेन यूजिंग द स्टेयर्स, ठीक है, स्टेयर्स के लिए हैंडल लाजमी यूज करें। अगर किसी जगह पे, जो मैं आपको पहले स्टॉप कार्ड का सिस्टम या स्टॉप सिस्टम बता रहा था, अगर हैजर्ड्स किसी जगह पे मौजूद हैं और मिटिगेट नहीं किए गए, तो क्विकली मिटिगेट द हैजर्ड्स, उसको रिपोर्ट करें और वियर द करेक्ट फुटवियर बेस्ड ऑन द जॉब। गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिस हैज टू बी फॉलो। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो आरामको ने डाली है, वो देखते हैं क्या कहती है।
A welder and his helper were installing guardrails on a dock. The work was being done from a smaller barge that was tied to the dock. The smaller barge was moved along the dock as work progressed. The helper would hold a section of guardrail in place while the welder would tack weld it. The welder would come back later and finish the weld. The icy deck made walking and working surfaces very slippery. While the welder was finishing several sections, his helper reached around the corner of the dock to take a measurement. He slipped and fell into the water. The welder heard his helper's call and ran to him. The welder could not reach him and ran to call for help. When the welder returned, his helper had disappeared beneath the water. There were no training programs in place to prevent falling accidents. There were no life rings available to rescue the drowning employee. Life rings with at least 90 feet of rope attached must be available and in the vicinity of the work area. Since few work barges have guardrails to prevent workers from falling in the water, workers on them must wear PFDs or tie off to a secure structure. A ladder should also be available for rescue. An assessment of the work hazards should have been conducted prior to starting work. Not enough attention was given to the icy working surface conditions. Pay attention to work surface hazards and abate them. Tools and equipment के बारे में बात करते हैं. Using defective tools and equipment, electrocution, electrical shock that can result in burns. They can result in cuts, bruises and abrasion hazard. Bruises कहते हैं गहरे जख्मों, right? गहरे कट जो लगते हैं उनको कहते हैं. Abrasion कहते हैं जैसे किसी चीज का रगड़ लग के कोई जख्म हो जाता है, उसको abrasion hazard कहते हैं. और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मींस कोई मूविंग पार्ट था वो टूट गया तो वो इजेक्ट होके किसी बंदे को लग सकता है, राइट? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इस तरह से. ड्रॉप्स का पता है, हम ड्रॉप DROPS ड्रॉप्स का मतलब होता है आप किसी लोअर सरफेस पे काम कर रहे हैं और हायर सरफेस से कोई चीज गिर जाए. टूल्स भी गिर सकते हैं, नट बोल्ट्स भी गिर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती है तो इवन के छोटा सा भी टूल हो वो दैट कैन रिजल्ट इन इंजरी, राइट? सीवियर इंजरी, राइट? अच्छा, कंट्रोल्स है. इमीडिएटली रिपोर्ट द डिफेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट टू योर सुपरवाइजर. होममेड टूल्स आर प्रोहिबिटेड. यूज करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड इंस्पेक्ट द टूल्स एंड इक्विपमेंट बिफोर दे आर यूज्ड. एक बड़ा आराम को किसी अरसे तक एक सवाल पूछती रही है अपने एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप in using the tools? In using the tools, what should be the first step? तो हमेशा टूल यूज करने से पहले आराम को की कहती है कि इंस्पेक्शन करें टूल की, राइट? इज इट गुड टू गो और नॉट? आप इधर आ जाइए. इज इट गुड टू गो और नॉट, राइट? अच्छा, तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज अबाउट द नॉइस एंड वाइब्रेशन. थोड़ा सा हम बात कर चुके हैं, मैं मजीद इस पर एक्सप्लेन करता हूँ. नॉइज एंड वाइब्रेशन बोथ आर कंसीडर्ड एज सेफ्टी हैजर्ड और हेल्थ हैजर्ड. हेल्थ हैजर्ड, राइट? ओके. सो नॉइज के बारे में रेगुलेशन क्या कहती है? 85 डेसिबल कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए. कंट्रोल्स के बारे में हम कुछ बात कर चुके हैं. अब होता ये है कि 85 डेसिबल अगर आपने इमेजिन करना है तो आप ये समझ लें कि इतने डिस्टेंस पे, जैसे नीचे एक 1500 वॉट का वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, ठीक है? ये क्या इतना है साउंड का लेवल कि ये मुझे प्रॉब्लम करेगा? वैक्यूम क्लीनर इधर चल रहा कंटिन्यूअसली, क्या ये आंखों में पेन करेगा? सर में पेन करेगा? नहीं करेगा. इसकी मेरी बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा. सबसे बड़ा नॉइज का ये प्रॉब्लम है. नॉइज का कुछ चीजें होती हैं, हम उनको कहते हैं कि इनके हमारी बॉडी के ऊपर एक्यूट इफेक्ट्स आते हैं. एक्यूट का मतलब होता है फौरी तौर पे हमें पता चल जाता है बॉडी में कोई गड़बड़ कर दी है इस चीज में. एग्जांपल, H2S गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट्स है, फौरी तौर पे
उल्टी आएगी, फौरी तौर पे चक्कर आएंगे, फौरी तौर पे सर में दर्द होगी, पता चल जाएगा यार प्रॉब्लम हो गई है, इसको ठीक कर लो। नॉइज की वजह से उस वक्त तक नहीं पता चलता जब तक बंदा बहरा नहीं हो जाता। तो जो हम वो बात कर रहे थे, प्रिवेंशन है, रिएक्शन है, राइट? तो नॉइज का कोई रिएक्शन कंट्रोल हो सकता है? रिएक्शन याद है क्या था? एक था एक्सीडेंट होने से पहले, प्रिवेंशन है, ईयर प्लग्स प्रिवेंशन है, ठीक है? तो रिएक्शन क्या है कि मैं बहरा हो गया हूं, अब आपके पास कोई ट्रीटमेंट है? बहरे बंदे का कोई ट्रीटमेंट है दुनिया में? नहीं। ये एक ऐसी हमारी एबिलिटी है कि ये एक दफा इंपेयर्ड हो जाए, एक दफा ये चली जाए ना, ये दोबारा नहीं आती। बहुत क्रिटिकल मामला है कि अगर हमारी हियरिंग कैपेबिलिटी एक दफा कम हो गई तो दो चीजें हैं। एक है कि वो जो हम कान में यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, कि आप उसको लेवल को बढ़ा लें, साउंड के लेवल को बढ़ा लें, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। क्योर तो नहीं हुआ ना, बीमारी तो वहीं की वहीं खड़ी रह गई, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन कोई नहीं। नॉइस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, नॉइस के सिम्टम कोई नहीं है, नॉइस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉइस का सोल्यूशन कोई नहीं है। तो बचा क्या? प्रिवेंशन। बचा क्या कि हम खुद बचे नॉइस में, नॉइजी एरिया में जाने से अपने कानों को किस तरह से हमने प्रोटेक्ट करना है। अब होता ये है कि फर्ज करें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, आम इंसान, मिनिमम साउंड जो उसको सुनती है वो होती है अराउंड 22 डेसिबल, 22, 25, 28, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, लेकिन ये मिनिमम है 22, 24, 25। ये जितनी साउंड से मैं बोल रहा हूं ना इस टाइम पे, ये तकरीबन 50 से 55 डेसिबल के दरमियान है। सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि 85 डेसिबल कितना होता होगा, सिर्फ आइडिया देने के लिए सारा बता रहा हूं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इस चीज के बारे में बात करें, ये जो ब्लेंडर होता है हमारा, ये भी अराउंड 90 डेसिबल के करीब ऑपरेट हो रहा होता है। 90 डेसिबल वैक्यूम क्लीनर की आवाज ग्राइंडर से कम होती है, तो थोड़ा सा जो है इसका लेवल जो है उससे कम रहता है। टिड्डी समझते हैं? जी। टिड्डी, क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट नहीं, वो तो क्रिकेट तो बोलता नहीं है, क्या बोलता है? बोलता है, वही तो है। एक और होती है जो ऐसे झिंगर, हाँ, वो जैसे बोलती है ना, वो रात के टाइम वो ये ट्र 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 की आवाजें आती हैं, ये अराउंड होता है 35 डेसिबल के करीब, 35 डेसिबल के करीब। अच्छा, फर्ज करें मैंने SSCM ज्वाइन की, हम अरामको के प्रोजेक्ट पे चले गए। अब मैंने नहीं बॉदर किया वहां पे नॉइज कितना था, क्योंकि 85 इतना नहीं है कि मुझे तंग करेगा, ऐसा है, एग्री करते हैं इस बात पे? 85 डेसिबल ऑफ नॉइज हमें तंग नहीं करता। ये प्रॉब्लम है कि हम क्या होते हैं, थोड़े अरसे बाद उसमें आदी हो जाते हैं कि अच्छा खैर है, कोई बात नहीं। पता कब चलता है? जब कोई बंदा बात करेगा आपको सुनेंगे। अच्छा, अब मैं जब आया नया तो मिनिमम मेरी कैपेबिलिटी थी 35 या 30, ठीक है? अब नॉइजी एरिया में काम करना शुरू कर दिया, 85 डेसिबल से ज्यादा था, हमने भी मेजर ना किया, हमने भी कंट्रोल ना किया। अब 1 साल के अंदर 10 डेसिबल लूज कर दिया मैंने, ठीक है? अब मुझे कितना सुनेगा? 40। अगर मैं SSCM के साथ 5 साल काम करता रहूंगा ना, तो मुझे इसके बाद कितना सुना करेगा? 85 डेसिबल मुझे इतना ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको मेरे साथ बात करने के लिए, 80 डेसिबल के करीब। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है? तो ये है कि साउंड की वजह से, नॉइज के, हेडफोन्स की वजह से, ये है ऑक्यूपेशनल से मुराद जॉब रिलेटेड। ये जो हम हेडफोन्स यूज करते हैं, सेम इंपैक्ट है, सारा दिन फोन कान को लगा रहता है, सेम इंपैक्ट है, चीजें सारी वही, इंसान तो इंसान ही है ना। अब वो नॉइज मशीन से आ रहा है या नॉइज हेडफोन से गाना चलने की वजह से आ रहा है, तो साउंड है, साउंड तो एक ही रहेगा। अच्छा, अब उसके लिए एक हम टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग। क्या कहते हैं उसको? ऑडियो में भी आप लोगों ने सुना भी होगा पहले, क्या है? AUDIO, ऑडियो मेट्रिक टेस्टिंग। ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग में क्या करते हैं? ये कहते हैं ऑक्यूपेशनल डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स ने। ऑक्यूपेशनल डॉक्टर्स जो ऑक्यूपेशनल
डिजीजेस से रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल डिजीज जो हमें प्लांट पे हो सकती हैं। प्लांट की बीमारी और है, घर की बीमारी और है। ये ऑक्यूपेशनल डॉक्टर्स, जैसे एक नॉर्मल हॉस्पिटल में 15 दूसरे डॉक्टर हैं तो एक आधा ऑक्यूपेशनल डॉक्टर भी होता है उनके पास। किसी बंदे को एस्बेस्टॉस चढ़ गई तो कैंसर हो जाएगा उसको, ऐसा है या नहीं है? अब इसको डील कौन कर रहा है? आम डॉक्टर को तो समझ ही नहीं आएगा। एक बंदे को गैस चढ़ गई है, एस्ट्रेस चढ़ गई, क्लोरीन चढ़ गई है, वो तो आम डॉक्टर को समझ ही नहीं आएगा यार ये इसको मैंने कैसे ट्रीट करना है। तो यहाँ पे हमें ऑक्यूपेशनल डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग में आपको एक बंद कमरे के अंदर बिठाया जाता है विद रिमोट और हेडफोन्स, और डॉक्टर जो है वो मिनिमम लेवल ऑफ साउंड से स्टार्ट करता है साउंड प्रोड्यूस करना आपके हेडफोन्स के अंदर। 20 डेसिबल से स्टार्ट किया, 30-35, जहां पे आपको आवाज सुनाई देगी वो कहेगा बटन प्रेस कर देना। वो आपको 35 फॉर एग्जांपल रही और वो आपकी रिपोर्ट में आ गया 35, ठीक है। अब ये रिपोर्ट रहेगी डॉक्टर के पास, 6 महीने बाद आपको दोबारा टेस्ट के लिए आना है। वो चेक करेगा कि 6 महीने में 35 ही दोबारा है या कहीं आप 45 पे तो नहीं पहुंच गए, 40 पे तो नहीं पहुंच गए। Based on that observation, he will recommend whether you are not using your PPEs properly और आपके वर्क प्लेस के ऊपर साउंड का लेवल ज्यादा है। अगर इसी चीज को कंसीडर करें, जो मैं एग्जांपल आपको पहले दे रहा था, 6 महीने में अगर आप 10 डेसिबल लूज करते हैं, 1 साल में कितना गया? 20, और 5 साल में कितना गया? 100। तो बंदा कंप्लीटली बहरा हो। ये इतना क्रिटिकल मैटर है और इसकी सिम्टम्स नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका यही है कि इसकी सिम्टम कोई नहीं है। सिम्टम से मुराद हमारी बॉडी पे इसके कोई असरात नहीं आते, शोर के, रेडिएशंस के आते हैं, लॉन्ग टर्म भी है शॉर्ट टर्म भी है। इसका लॉन्ग टर्म एक ही दफा आएगा, बस वो फिर लेके बैठ जाएगा। क्लियर हुआ? पॉइंट नहीं हुआ? ये जो मैं पहले 35 डेसिबल सुन रहा था, अब मैं 40 डेसिबल सुन रहा हूं, 5 डेसिबल मैंने लूज किया है 6 महीने में। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड शिफ्ट, STS, STS, स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड शिफ्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और NRR के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ईयर प्लग्स हैं, ईयर मफ्स हैं, उनकी NRR हर एक की अपनी होती है, तो इस चीज को फॉलो कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन नॉइज से रिलेटेड है तो पूछिए, क्योंकि फिर अब आगे हम ये टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आएगा सही दोबारा फिर, लेकिन हम नहीं डिस्कस करेंगे इसको। क्लियर? ठीक है। ईयर प्लग्स पहनने का प्रॉपर तरीका, स्क्वीज करके कान को पीछे से खींच के दूसरे हाथ से खींचे, ठीक है, दूसरे हाथ से खींच के इसको पहनने, एक इस हाथ से, फिर इस वाले कान के लिए इस हाथ से। अब आए दूसरे पॉइंट के ऊपर, क्या है? नर्व डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेटिंग टूल की कोई एग्जांपल दे। बंदा कॉम्पैक्टर पे काम कर रहा है, सॉइल कॉम्पैक्टर पे, या जैक हैमर है, जैक हैमर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर है, जैक हैमर पे लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। नर्व किसको कहते हैं? नर्व। नस किसको कहते हैं? नस। नस ब्लड तो नहीं होता नस में, ब्लड फ्लो नस में होता है, नस में नहीं होता ब्लड। नर्व जो होती है वो बेसिकली सिग्नल कैरियर होती है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी जो है, कंप्यूटर जो था कब बना था? पहली दफा 1945 में। कब बना था कंप्यूटर? का जो डिजाइन है या कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया है? पढ़ा है कहीं किसी जगह पे किसी बंदे? वही तो उसका, ये तो उसका वो है ना, एल्गोरिदम है, या उस पे कॉन्सेप्ट कहां से आया था? कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया था ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों से आया था। इंसान कैसे काम करता है? इंसान के ना दो चीजें हैं, इनपुट आउटपुट। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर, प्रोसेस करना। हमारा प्रोसेसर ब्रेन है हमारा, ठीक है। अब ये देखें, ये अब इनपुट जा रही है, ये मैंने हाथ लगाया, चाय गर्म है, इनपुट गई ब्रेन को। अब ये चाय अगर शदीद गर्म होती, ब्रेन ने फौरी तौर पे आउटपुट देनी थी, यार इसको वापस रख, ये गड़बड़ है काम, ठीक है। इनपुट गई और फौरी तौर पे वापस आउटपुट आती है, ठीक है।
ये सारा दिन हम क्या कर रहे हैं, सारा दिन इनपुट आउटपुट ही कर रहे हैं ना, सारा दिन हम ये इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस करते हैं हमारे दिमाग के अंदर। होती कैसे है? बाय मीन्स ऑफ नर्व, बाय मीन्स ऑफ नस। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर 5 जो है वो इनपुट्स रखी हुई हैं। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चख सकते, टेस्ट कर सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं और हम फील कर सकते हैं। ये जो है ब्रेन नर्व डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशन, ये सेंसेशन के साथ है, फीलिंग के साथ है। अच्छा, अब आए दूसरे पॉइंट पे। मैं जैक हैमर पे काम कर रहा हूं, वो कंटिन्यूअस जर्क दे रहा है मेरी बॉडी को। ब्रेन क्या कहेगा? ब्रेन क्या कहेगा? ब्रेन कहेगा ना हाथ उठा लो इससे, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन फोर्सफुली मेरी जॉब ही यही है, कॉम्पैक्टर की जॉब है या जैक हैमर ऑपरेटर की जॉब है। तो अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंसानी जिंदगी के जिस्म के अंदर ना हर एक चीज का टाइम है, ठीक है। हमने सांस कितनी दफा लेनी है, इतनी दफा दिल ले, हर एक वो रिलायबिलिटी समझते हो ना, हर एक चीज की लाइफ होती है। तो इसी तरह से ये जो वाइब्रेशन मैंने टाइम से पहले ही 2 सालों में पूरी कर ली अपनी पूरी जिंदगी की, उसके बाद क्या होगा, ये जो हाथ के अंदर नर्व्स है ना, ये क्या होंगी? डैमेज हो जाएंगी। नर्व्स क्या होंगी? अब नर्व डैमेज हो गई है, अब मेरा हाथ उठा के आप हॉट सरफेस पर रख दो, मुझे क्या फील होगा? ठंडे पर रख दो, क्या फील होगा? कुछ भी नहीं। नर्व डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग टूल्स की वजह से ये नर्व्स डैमेज हो जाती हैं हाथ की। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इसका पहले तो कोई सोल्यूशन नहीं था। अब ये देख लें सेफ्टी का कितना लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला नर्व डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशन का या वाइब्रेटिंग टूल से हमें कैसे बचना चाहिए। 3-4 साल पहले इम्पैक्ट प्रूफ ग्लव्स आए हैं। आपने देखे इम्पैक्ट प्रूफ ग्लव्स? एक तो सिंपल ग्लव्स होते हैं, एक होते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे रबड़ की लेयर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। वो हम वाइब्रेटिंग टूल्स के लिए यूज करते हैं। वो उसके अंदर शॉक अब्जॉर्बर टाइप है। वो रबड़ का मतलब क्या है? शॉक अब्जॉर्बर है। तो शॉक अब्जॉर्बर है, हमारी बॉडी को उतनी वाइब्रेशन फील नहीं होती जितनी उससे पहले फील होती थी। अब आके सोल्यूशन निकला उस चीज का। बात समझ आई नहीं है? नर्व डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन की वजह से नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। अब इसके साथ एक और इंपैक्ट इसका आता है वाइब्रेटिंग टूल्स का। ये देखिए, ब्लड फ्लो कर रहा है हथेली में से। अब मैं यहाँ पे एक प्रेशर पॉइंट बनाता हूँ, मैं इसको प्रेस करता हूँ, ब्लड है वहां से दूर चला जाता है, ऐसा ही है। अब जैक हैमर पकड़ा हुआ है, प्रेस किया हुआ है, अब वो सारा दिन झटका दे रहा है वापसी, और ब्लड क्या है? वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा। ये बन जाएगा एंड में, जिसको कहते हैं वाइब्रेशन वाइट फिंगर। और नीचे राइट साइड वाली पिक्चर देखिए, वाइब्रेशन वाइट फिंगर। ब्लड जो आपके एक्सट्रीम एरियाज है, ये एक्सट्रीम एरियाज है मेरी बॉडी के, एक्सट्रीम एरियाज में से पीछे हट जाता है, और है तो ये टिश्यूज, ये हो जाती है सख्त। एक तो सेंसेशन खत्म हो जाती है इसके अंदर, या ये रीजन या ये आउटकम आ सकती, या क्या होता है जब आप रात को सोते हैं ना, अब ये जो सारा ब्लड सारा दिन पीछे हटा था ना, अब ये दोबारा वापस जाएगा उधर। सारी रात बंदे को ऐसा लगता है जैसे ना मुझे कोई बंदा सुइयां मार रहा है। इसको हम इसमें सेफ्टी की लैंग्वेज में बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग, टिंगलिंग का मतलब होता है सुइयां चुभना। जैसे कभी पीठ पे भी चुभती है बंदे को सुइयां, गर्मी में खड़े हो जाओ, उसको टिंगलिंग बोलते हैं। टिंगलिंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है, बंदा सो नहीं सकता रात को, जो बंदे वाइब्रेटिंग टूल्स इसमें देखो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे ग्लव्स वाली तो मैंने एक एग्जांपल दी है। दूसरी ये है, जो बंदे अपनी जॉब पे पैरेलल उस जॉब से रिलेटेड एक्सरसाइज करते रहते हैं ना, उनको ये वाले सिंड्रोम्स नहीं आते। आप वाइब्रेटिंग टूल पे काम, जॉब है, जॉब छोड़ नहीं सकते, जॉब करनी है आपने, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इसकी एक्सरसाइजेस हैं ना, आप उनको कंटिन्यूसली करें। आप कंप्यूटर पे सारा दिन बैठते हैं, आप कंप्यूटर से रिलेटेड एर्गोनॉमिक्स की पूरी साइंस है, बुक्स पूरी पढ़ी है इस चीज के साथ कि कंटिन्यूसली आपने कंप्यूटर पे काम करना है। आपके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? आईज की है, ये नेक की है। ड्राइवर्स के लिए नेक का बड़ा प्रॉब्लम है, सीधा देखना पड़ता है। नेक के अंदर नेचुरल कर्व है, नेचुरल कर्व है हमारी गर्दन के अंदर, वो सारा दिन सीधे देखते रहते हैं, ये मोहरे फिस जाते हैं।
इस चीज को लेके। तो हर एक जॉब से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं जो कंटिन्यूसली करते रहेंगे, फिर ये आपके लिए नहीं है। समझ आ गई इसकी वाइब्रेशन वाइट फिंगर की? ठीक है, तो ये टिंगलिंग सेंसेशन कॉज करती है। उसके बाद अच्छा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, हम बात कर चुके हैं उसके बारे में, नॉइस रिड्यूसिंग इनक्लोजर्स लगा ले, बॉक्स डाल दें उसके ऊपर, रिप्लेस द इक्विपमेंट और द प्रोसेस विद द क्वाइटर वंस, एक कंप्रेसर। अच्छा इसमें एक और चीज है, वाइब्रेटिंग टूल्स के साथ या नॉइस प्रोड्यूसिंग टूल्स के साथ अलाइनमेंट का बड़ा ताल्लुक है। अगर तो सारा उनके मूविंग पार्ट्स प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड है, प्रॉपर्ली अलाइंड है, तो ना तो वाइब्रेशन आएगी ना नॉइस प्रोड्यूस होगा। ऑन द अदर साइड बोथ ऑफ द थिंग्स विल बी देयर, राइट? तो उनकी प्रॉपर, इसमें क्या कहते हैं हम इसको, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उनकी प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम फॉलो करेंगे। लिमिट एम्प्लॉय एक्सपोजर, सुबह डिस्कस किया था, रोटेट करें जॉब को, बंदा कम से कम एक्सपोज हो, पीरियोडिक ब्रेक्स दें उनको, वार्निंग साइंस उस एरिया में लगाएं जहां पे ये हैजर्ड प्रेजेंट है, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक टू द जॉब वो यूज करें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम मशीन गार्डिंग के बारे में। मैकेनिकल हैजर्ड है, मूविंग पार्ट्स से रिलेटेड है। इंटेंगलमेंट कहते हैं, जैसे मशीन के कोई दो पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा या हमारी कवरऑल का कोई पार्ट जो है वो अंदर खिंच जाता है, वो मशीन तो मशीन है, उसको नहीं पता चलेगा, वो अंदर खींच देगी। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है? इट कैन रिजल्ट इन कट्स, इट कैन रिजल्ट इन एब्रेजन्स। एम्पुटेशन का मतलब होता है बॉडी का वो ऑर्गन ही टूट गया, हाथ कट जाता है, बाजू कट जाता है। देखी होंगी आप लोगों ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोस इस तरह से रिलेटेड। हॉट एंड कोल्ड सर्फेसिस के ऊपर बॉडी टच कर दिया अगर, तो उसकी वजह से बर्न आ सकते हैं। कोल्ड भी बर्न कॉज करता है। पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, अ मूविंग पार्ट टूट गया है, इजेक्टेड, इजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज से निकलना, ठीक है, थ्रो होना। इट कैन स्ट्राइक द वर्कर्स और इट कैन स्ट्राइक और इम्पैक्ट विद द प्लांट और द इक्विपमेंट लाइक ए फैन ब्लेड्स। यहाँ पे फिन फैन की एग्जांपल दी है। फिन फैन आई डोंट नो, आप लोगों को पता है नहीं। कूलिंग टावर का पता है? कूलिंग टावर के ऊपर जो फिन फैन उनको भी कहते हैं। अच्छा, फर्ज करें पंखा है, चल रहा है, पंखे का एक ब्लेड टूट जाता है। अब पंखा पहले चल रहा था, मैकेनिकल एनर्जी थी इसके पास, तो ये इस कैटेगरी का हैजर्ड है। तो टूटेगा तो उसी फोर्स के साथ स्ट्राइक करेगा किसी बंदे को जाके, पर्सनल इंजरी हो सकती है, इक्विपमेंट को लगेगा तो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। एग्जांपल इधर मैं आपको एक दिखाता हूँ, छोटी सी वीडियो है। मूविंग पार्ट, अब हमको क्या कहती है, इससे अवॉइड कैसे करना है? मूविंग पार्ट्स शुड बी गार्डेड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मूविंग पार्ट एंड द ऑपरेटर इज लेस देन 2.5 मीटर्स। अगर मूविंग पार्ट और बंदे के दरमियान, ऑपरेटर के दरमियान 2.5 मीटर से फासला कम है, उसको गार्ड लगाइए लाजमी, whatever the type of guard is, ठीक है। अच्छा, फ्लाई व्हील्स हैं या बेल्ट एंड चेन ड्राइव्स हैं, guard should be installed before the arrival on site, should be in position during the operation and reinstalled before the equipment is returned back to the service। ये देखिए, ये इजेक्शन की बहुत अच्छी एग्जांपल दी है यहाँ पे इसमें। A mechanic needed a workbench-mounted grinder and went to the tool room to get one. None were available. He decided to construct a grinder by modifying an electric buffing wheel. He created a mount and attached the buffing motor to the bench. He removed the buffing wheel, installed a grinding wheel in its place, and began constructing a guard. Before the guard was finished, he decided to test the grinder. He plugged it in and turned it on. As the wheel gained speed, it reached a point where the centrifugal force caused the wheel to break apart. The wheel shattered into pieces, striking the mechanic with tremendous force. The mechanic died from multiple wounds to the chest and abdomen. Equipment must never be modified for use other than its intended purpose.
An operator should stand to one side when starting any grinder. A grinder must never be operated without a guard. कुछ समझ आई? ठीक है। जुगाड़ है, जुगाड़ की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। जुगाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेकशिफ्ट। ठीक है, तो मेकशिफ्ट से अवॉइड करना है अरामको में। अच्छा, ये जो सारी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने इसमें से कुछ किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए वायलेशन। ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड। ये जैसे एग्जांपल ये वाली थी, इस बंदे की जगह पे आप में से कोई है तो इट एंड यू आर कॉट, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए वायलेशन इन अरामको, राइट। आइसोलेशन को अभी ऑफ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कन्फाइंड स्पेस को भी ऑफ करते हैं। अच्छा, प्रेशर टेस्टिंग के बारे में बात, आइडिया है प्रेशर टेस्टिंग का? प्रेशर टेस्टिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग, सब सारी चीजें एक ही है। आइडिया प्रेशर देखें, मैं सिंपल थोड़ा सा पहले आपको डराऊं, फिर उसके बाद इस पे आते हैं। एलपीजी सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं कुकिंग के लिए, राइट। ऑरेंज कलर वाले। आपके लंच का क्या टाइम है? 11:30 से 12 से लेके कितने बजे तक? सही है। एलपीजी जो सिलेंडर है, इसका कितना प्रेशर होता है? आप सीधे होकर बैठ जाएगा तो देख, ऊपर से आ जाएगा तो फिर मुझे तो नहीं प्रॉब्लम, मैं तो जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन बुरा लगता है। हाँ जी, एलपीजी सिलेंडर कुकिंग के लिए यूज करते हैं हम। जहाँ पे तो आपके पास मैस की फैसिलिटी है, घरों में ये ऐसे पड़ा होता है साथ में, ऐसे ही है। कितना प्रेशर है? 400 psi। कितना? 400 psi। गाड़ी के टायर में कितना प्रेशर है? गाड़ी के टायर में कितना प्रेशर होता है? 25 तो नहीं होता, 35 क्या? 35 बार PSI हम PSI में मेजर करते हैं। अच्छा, ट्रक के टायर में 45 से 50 के दौरान होता है। अब आप कंसीडर करें ट्रक के टायर के साथ खड़े और ट्रक, और ये पड़ा सिलेंडर है इधर ही पास, ट्रक के टायर के साथ खड़े और टायर फट जाता है, बंदा बचने के कितने % चांसेस है? डेथ देखी है आपने, मैं वही इसीलिए पूछा कि बंदा बचने के क्या चांसेस है? कम चांसेस है, राइट। ट्रक भी डैमेज होगा ऑब्वियसली, मशीन भी डैमेज होगी। प्रेशर कितना था? 50। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर मैंने रखा हुआ अपने पास कमरे में या घर में, इसका प्रेशर कितना था? 400 psi। ये तो फटा तो फिर तो कुछ नहीं बचता पीछे, ऐसा है। फिर क्यों रखा हुआ है? उसका टेस्टिंग किया हुआ है, सही है। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग को कहते हैं हाइड्रो टेस्टिंग या हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग। ठीक है, हाइड्रो टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये हाइड्रो टेस्टिंग सिर्फ उन वेसल्स की, उन पाइपलाइंस की, उन मशीन्स की जाती है जो अंडर प्रेशर ऑपरेट होती हैं। जो ऊपर से ओपन है ना, उनकी हाइड्रो टेस्टिंग हम नहीं करते, उनकी जरूरत नहीं होती, प्रेशर वालों की करनी है। अब ये जो 400 psi का सिलेंडर है, जब हम इसकी हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं, हम इसमें भरते हैं 1200 psi प्रेशर। कितना? 1200 psi प्रेशर पे इसमें एयर फिल करेंगे और इसको 24 घंटे छोड़ देंगे। अब ये सिलेंडर बनता कैसे? बनता देखा होगा आपने, है तो सीधी सरफेस, नीचे से ऊपर से प्रेस किया, साइडें ऊपर आ जाती हैं, ऊपर से उसको शेप देके काट के ऊपर नेक वेल्ड कर देते हैं। 2 से 3 जगह पे इसमें वेल्डिंग होती है। अब वेल्डिंग के अंदर भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे डिफॉर्मिटीज, आप बाद आ जाओ नहीं तो चालान हो जाएगा, तो उसके अंदर भी डिफॉर्मिटीज होती हैं। ठीक है, वेल्डिंग में भी टाइम के साथ साथ प्रॉब्लम आ सकते हैं। नेक है, उसकी नेक में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हाइड्रो टेस्टिंग में हमें सारा पता चल जाता है कि जो एरिया वीक होगा, जब आप उसको 3 गुना ज्यादा प्रेशर से भरेंगे और 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे,
तो उसने अगर फटना है तो फट जाए, उसने अगर लीक होना है तो लीक हो जाए वहां पे प्रोसेस के दौरान, लेकिन एटलीस्ट वो कल घर में नहीं फटेगा। ठीक है, ये चीज इंश्योर करती है, इसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? रिलायबिलिटी, कि इक्विपमेंट अब रिलायबल है। ठीक है, ये सारी पाइपलाइंस का होता है, ये सारे बॉयलर्स की ट्यूब का, हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स का, ये सारे इक्विपमेंट जितने प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं सबके लिए हम करते हैं। अच्छा, हैजर्ड क्या क्या हो सकते हैं? अब ये एक्टिविटी आपको समझ आ गई है। अच्छा, इसमें हम जब इसको फिल करते हैं इसके बाद इसको पानी में रख देते हैं। अगर छोटा इक्विपमेंट है तो उसको पानी में रख देते हैं, क्योंकि पानी में अगर फटेगा उसके टुकड़े बिखरेंगे तो वो जाएंगे नहीं कहीं भी, वो नीचे टैंक में ही चले जाते हैं। लेकिन अगर पाइपलाइन बड़ी है तो फिर उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है? बैरिकेशन, बैरिकेड कर दें उस एरिया को, जितने प्रेशर के अगेंस्ट बैरिकेशन का स्टैंडर्ड है कि कितने करना है। और क्या क्या हैजर्ड है इसके, थोड़ा सोचें। ये स्लाइड बन जाएगी आपके सामने। एक तो ये है कि इक्विपमेंट टेस्टिंग के दौरान फट गया, टुकड़े टूट गए, उड़ गए, लोगों को लगे हैं, पार्ट्स को लगे हैं। सोल्यूशन भी है हमारे पास, क्या? उस एरिया में कोई बंदा ना जाए और उस एरिया को हम बैरिकेड कर दें उतनी देर के लिए जितनी देर तक टेस्टिंग चल रही है। दो सोल्यूशन हो गए। अच्छा, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमने 1200 पे ही भरा, 1200 से ज्यादा नहीं भरा गया? गेज चाहिए या हमारा जो उसको फिल करने वाला सिस्टम है वो 12 पे ट्रिगर होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए प्रेशर रिलीज वॉल्व के साथ। अब प्रेशर रिलीज वॉल्व माल फंक्शन कर गया, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। अब उसने 1200 के बजाय 1800 भर दी, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रिलीफ सिस्टम फेलियर, ये रिलीफ सिस्टम था, तो रिलीफ सिस्टम फेलियर की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। मेरा ख्याल है ना, ये 2-3 ही हैजर्ड है इसकी। अच्छा, मैकेनिकल और ब्रिटल फेलियर ऑफ द इक्विपमेंट। ब्रिटल कहते हैं, आई डोंट नो आप लोगों की लैंग्वेज में क्या है, हम लोग उर्दू में ब्रिटल कहते हैं फोटक को। फोटक क्या होता है? फोटक कहते हैं, देखो मेटल है ना, मैं लोहे को ऐसे तोड़ूं टूट जाएगा, लोहा टूटता है, लेकिन हाइड्रो टेस्टिंग में ये टूटता है। हाइड्रो टेस्टिंग में ये टूटता है, ऐसे टूटता है जैसे मट्टी की ढेला टूटता है। मट्टी का ढेला जो है ना वो फोटक होता है। तो मट्टी का ढेला इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अगर जैसे आप नमक के ढेले की बात कर लें, साल्ट का ढेला है तो वो ब्रिटल होता है, बेसिकली ब्रिटल उसको कहते हैं। तो क्या है, अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके टुकड़े हो जाएंगे। वैसे तो मेटल ब्रिटल नहीं होती, लेकिन हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान मेटल ब्रिटल हो जाती है। ठीक है, तो ब्रिटल फेलियर हो सकता है ऑफ द इक्विपमेंट अंडर टेस्ट। रिलीफ सिस्टम फेल कर सकता है। अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ प्रेशर टेस्टिंग मटेरियल। अब जो मटेरियल हम यूज कर रहे थे, फिल कर रहे थे, वो एयर थी, पानी था, जो भी था, वो रिलीज होगा। सोल्यूशन क्या है? करेक्ट टेस्ट मटेरियल यूज करें, टेस्ट इक्विपमेंट यूज करें, नोटिफाई अदर्स विद बैरियर्स और साइनेज, उस एरिया को बैरिकेड कर दें, और स्टे आउट ऑफ लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर का मतलब होता है जहां पे आपको श्योर हो कि ये एरिया हैजर्डस है, वहां पे ना जाए। क्लियर? इससे रिलेटेड पेपर में होपफुली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे आएगा, ये अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, हम जब इन्वायरमेंट को डिस्कस कर रहे थे, अरामको के मेन एम्फेसिस के अंदर एक चीज ये भी है कि बिस्मिल्लाह भी लिखी हुई है, टिश्यू नहीं है। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर हम सारा कुछ स्टैंडर्ड जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू सऊदी अरामको। सऊदी अरब में जो विंटर सीजन है वो इतना ज्यादा हार्श नहीं है जितना ज्यादा समर सीजन है। अच्छा, अब समर सीजन को स्टडी करें। समर में हमारे पास दो तरह के सीजन आते हैं, एक ड्राई है, एक वेट है। ड्राई जैसे अप्रैल, मई, जून है, उसमें क्या है, टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी हाई या लो? अप्रैल, मई, बिस्मिल्लाह भी ऊपर से कर दें। टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी लो, ये कब रहेगा? अप्रैल में, मई में और जून में। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3-4 महीने ऐसे हैं जिसमें टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी भी
हाई रहेगी। अच्छा, अब होता क्या है, ये जितनी अब डिस्कशन हम लोग वेदर या टेम्परेचर से रिलेटेड कर रहे हैं, ये सारी अंडर द सन है, ठीक है, इसमें शेडो, ये शेड नहीं है इसमें किसी जगह पे। अच्छा, अब एक बंदा धूप में काम कर रहा है, बॉडी हमारी हीट अब्जॉर्ब करती है, राइट। अब बॉडी ने टेम्परेचर हीट अब्जॉर्ब करना शुरू की, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, नॉर्मल 98.6 रहता है, फॉर्मलाइट 37 के करीब रहता है। अब बॉडी हीट अब्जॉर्ब करेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक और सिस्टम रखा है जो इवेपोरेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं, पसीना आना है या स्वेटिंग है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्वेटिंग एक इवेपोरेटिंग प्रोसेस है, इवेपोरेशन प्रोसेस है। जब भी बॉडी से इवेपोरेशन होती है, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। आप गीले गीले हैं, नहा के निकले हैं, पंखे के नीचे आप बैठते हैं, आपको ठंड लगती है, गर्मी हो चाहे सर्दी, व्हाटएवर, क्योंकि बॉडी में से पानी इवेपोरेट हो रहा है। जब भी इवेपोरेशन होगी, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होकर ठंड लगती है, ठीक है। अब ये चीज बड़ी अच्छी काम करती है कब, जब आप अप्रैल मई जून के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर हाई था, बॉडी ने स्वेटिंग की है, टेम्परेचर बढ़ा है, इवेपोरेशन हुई है, बॉडी ठंडी, फिर बॉडी ठंडी, लूज क्या हुआ है बॉडी से, वाटर, राइट। तो बॉडी फ्लूइड्स लूज हुए, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। अब इसी को लेके आप आ जाओ आगे वेट मंथ्स के ऊपर। अब हवा के अंदर पहले ही बाहर बहुत सारी इवेपोरेशन हुई है, राइट, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर हवा के अंदर पहले से प्रेजेंट है। अब जब बॉडी कोशिश करेगी ना स्वेट करने की, क्या स्वेट कर पाएगी? पसीना आएगा बॉडी को? नहीं आता पसीना। बॉडी जोर लगाती है कि यार किसी तरीके से स्वेट करे ताकि टेम्परेचर डाउन हो बॉडी का। बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं होता। रिजल्ट क्या निकलता है? जो हमारी बॉडी के पोटेंशियल ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनीज है, हमारा लीवर है और ब्रेन, खास तौर पे ब्रेन टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, लीवर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, किडनीज टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ये बॉडी ऑर्गन जो है ये आ जाते हैं अंडर एक्सर्शन टेम्परेचर के, और बॉडी में इंपैक्ट क्या आएगा? जैसे खलियां क्रैम्प समझते हैं? क्रैम्प, खलियां पड़ जाती हैं, तो बॉडी में खलियां पड़ जाती हैं। किस चीज की वजह से? टेम्परेचर की वजह से। इनको बोलते हैं हम हीट क्रैम्प्स। हीट समझ रहे भाई साहब? चुप करके बैठे, हंस रहे। तो बॉडी में हीट क्रैम्प्स आना शुरू हो जाती हैं। इसको और साथ साथ बॉडी ना फेंट होना, यानी बंदा बेहोशी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि फेंटिंग इफेक्ट आ रहा है बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर कुछ फेंटिंग इफेक्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं हीट एग्जॉस्शन। क्या बोलते हैं? हीट एग्जॉस्शन। एग्जॉस्ट होता है ना बंदा, हीट एग्जॉस्शन। हीट एग्जॉस्शन वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर अगर हीट एग्जॉस्शन कंटिन्यू रहे तो बंदे को स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक दौरे को कहते हैं, हीट स्ट्रोक आ जाता है। हीट स्ट्रोक अगर आ गया तो बंदे के बचने के चांसेस बिल्कुल थोड़े हैं। हीट स्ट्रोक का बंदा कम बचता है, बंदा नहीं बचता, क्योंकि हीट स्ट्रोक इज अ वर्स्ट कंडीशन कि आपके ब्रेन का भी टेम्परेचर राइज हो गया, बॉडी के ऑर्गन फेलियर करीब चले जाते हैं कि ऑर्गन फेलियर हो सकता है इस टाइम। बात समझ आई नहीं है? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन हमारे पास दो निकले। कंक्लूजन एक तो निकला कि हम क्या करें, हम अपने एरिया के अंदर क्या मॉनिटर करें? टेम्परेचर। और हम एरिया के अंदर क्या करें? ह्यूमिडिटी मॉनिटर करें। आराम को भी यही कहती है ना, सेफ्टी वालों को ज्यादा आइडिया होगा इस चीज के बारे में। अच्छा, जब आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मॉनिटर करते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ होता है, चार्ट एक होता है, जिसको बोलते हैं हम हीट इंडेक्स चार्ट। क्या कहते हैं उसको? हीट इंडेक्स। उसको बोलते हैं हीट इंडेक्स। क्योंकि अब ये तो हम अंडरस्टैंड कर लिया हमने कि सिर्फ टेम्परेचर की वजह से बंदा मरता नहीं है। टेम्परेचर तो अप्रैल मई जून में ज्यादा है, जुलाई में फिर कदरे कम रहता है जून से। तो जून में तो पीक पे टेम्परेचर होता है। बंदा मरता है? नहीं मरता। बंदा कब मरता है? जब हवा के अंदर रतूबा होता है, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होगी तो बंदे के लिए ज्यादा डेंजरस है। सिर्फ टेम्परेचर डेंजरस नहीं होता, टेम्परेचर अलोंग विद ह्यूमिडिटी डेंजरस होता है। आपको क्या करना है अपने लोकल एरिया में? लोकल से मैं क्या कह रहा हूँ मुराद, क्यों बार बार लोकल कह रहा हूँ?
आपकी साइट के ऊपर ह्यूमिडिटी का लेवल डिफरेंट होगा, 10 किलोमीटर दूर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपके लोकल एरिया जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपको दो चीजें मॉनिटर करनी है, क्या क्या? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जब आपके पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आ जाएगी तो इसको लेके आप, अभी इधर इंटरनेट का कनेक्शन मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। इसको लेके हमारे पास एक चार्ट होता है, उसको बोलते हैं हीट इंडेक्स चार्ट। हीट इंडेक्स चार्ट, वहां से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो हीट इंडेक्स के नीचे आ रही है। एक एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर आएगा, एक एक्सिस पे ह्यूमिडिटी आएगी। फर्स्ट करें, टेम्परेचर आया 45 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी आई 60%, तो वहां से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अगर तो वैल्यू है 52 से ज्यादा, 52 से ज्यादा, तो हीट स्ट्रोक इज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब किसी भी टाइम पे बंदे को स्ट्रोक आ जाएगा, जो बंदा इस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब अरामको क्या कहती है? अरामको कहती है 20 मिनट काम करो, 10 मिनट सूरज के नीचे नहीं खड़े होना, साइड पे जाओ, जो आपका शेड है, शेल्टर है, शेड है, वहां पे जाके पानी शानी पिए, सॉल्टेड वाटर लेना है, सॉल्टेड वाटर लेना, मतलब बॉडी के फ्लूइड्स पूरे करें। 20 मिनट काम करें, 10 मिनट छुट्टी करें। अगर वैल्यू 39 से 51 है, चांसेस है कि हीट क्रैम्प्स आएंगे, हीट एग्जॉस्शन हो सकती है, हीट स्ट्रोक है अगर ज्यादा देर खड़े रहेंगे वहां पे। 30 से 38 के दरमियान कॉशनरी सिम्टम्स है, सिम्टम सेम रहते हैं, और 25 से लेके 29 के दरमियान फटीग पॉसिबल है विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर और या फिजिकल एक्टिविटी। तो नॉर्मल शेड्यूल जो है वो फॉलो करें आप। क्लियर हुआ पॉइंट सारा? कोई यहां तक क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? ये इन्वायरमेंटल में आएगा, ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स है। क्लियर? अच्छा, हाई विंड स्पीड है वेदर हैजर्ड्स के अंदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है, हैवी रेन है, एक्सकेवेशन कोलैप्स कर सकती है। क्यों क्यों कर सकती? वो तो कर गई है, वो तो एक्सीडेंट है। हुआ क्यों है? वाटर की वजह से, राइट। मौसम, ये मौसम है ना, वेदर की बात कर रहे हैं, बारिश हो गई है उसकी वजह से हो जाता है। सॉरी, अर्थक्वेक की वजह से भी हो जाता है, लेकिन अर्थक्वेक को हम नॉर्मली नहीं कंसीडर कर रहे होते, ठीक है। हैजर्ड्स को हम उनमें लेते, कैटेगरीज में लेते हैं जो फ्रीक्वेंट हो। फ्लडिंग है, फ्लडिंग बारिश की वजह से भी हो सकती है। फ्लडिंग बाज़ एक्सकेवेशन में अंडरग्राउंड कोई लाइन रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से भी फ्लडिंग हो जाती है। अच्छा, कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। विंड स्पीड लिमिट्स हमें फॉलो करनी है। क्रेन के लिए कितनी मैक्सिमम है? 32। मैन बास्केट के लिए कितनी है? 25, और स्कैफोल्डिंग के लिए कितनी है? 65। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और प्रिवेंट एंट्री इनटू फ्लडेड एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन को पहले ड्राई होने देते हैं वेदर की वजह से। रिमूव वाटर प्रायर टू एंट्री एंड एस्टैब्लिश ए हीट स्ट्रेस प्लान बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर। डन? आगे बड़ा आसान टॉपिक है, आगे सारे स्लाइडें आसान है इस चैप्टर के एंड तक। आगे पीपीईज के हैजर्ड, पीपीईज के भी हैजर्ड होते हैं, राइट। कैसे हो सकते हैं? पीपीईज तो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हैजर्ड कैसे? टेंपरेचर हाई कर सकते हैं सर, लो वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो। वेंटिलेशन उसमें होती है तो उसकी हार्नेस और उसके दरमियान अंदर से ब्रेक बेल्ट सही नहीं है, ब्रेक अंदर से टूटा हुआ या बेल्ट उसका सही प्रॉपर ना। ये जो पॉइंट, ये क्या नाम है? परवेज। ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे दो चीजों के साथ रिलेटेड। ये जितना भी हम स्ट्रैप यूज करते हैं, स्ट्रैप मतलब स्ट्रैप, हार्नेस, उसके अंदर भी उसको हेड हार्नेस बोलते हैं। जो हेलमेट के अंदर हार्नेस लगी हुई होती है ना, उसको हेड हार्नेस बोलते हैं। जो हम फुल बॉडी हार्नेस पहनते हैं, ये भी हार्नेस है। ब्रीदिंग अपरेटस के साथ भी हार्नेस आती है, और ये स्लिंग्स के साथ भी स्ट्रैप वाले जो स्लिंग्स आती हैं, वो भी मेड ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल होती हैं। पॉलीमेरिक मटेरियल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बाहर से दिखने में तो लगेंगे ये बिल्कुल ठीक है, अंदर से स्ट्रक्चर टूटा हुआ होता है इनका, नहीं पता चलता। और जब पूरा टाइम आता है, स्लिंग फेलियर कॉमन सी एक हैजर्ड है लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ। स्लिंग टूट जाती अगर स्लिंग की प्रॉपर, आपने देखा होगा अमूमन ये जो लिफ्टिंग कंपनीज वाले हैं,
ये अपनी स्लिंग्स को इतना संभाल कर रखते हैं ना, जैसे बंदा अपने बच्चों को संभाल कर रखता है कि स्लिंग धूप में पड़ी रहेगी खराब, स्लिंग के ऊपर से गाड़ी गुजर गई, या इवन कि ये जो फुल बॉडी हार्नेस है इसके ऊपर से अगर गाड़ी गुजर जाए ना एक दफा, या फोर्कलिफ्ट गुजर कुछ गुजर गया, ये दोबारा यूज करने के काबिल नहीं रहती। आप उठा के देखोगे लगेगा बिल्कुल ठीक है, अंदर से ये टूट गई है, अंदर से इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इस पे थोड़ा सा लोड पड़ा कट जाएगी, अब नहीं ये वेट नहीं एब्जॉर्ब कर सकती मजीद। समझे नहीं समझे? तो ये वाला प्रॉब्लम हेड हार्नेस के साथ भी है। वेंटिलेशन वाला इशू भी ऑब्वियसली है, ठीक है। एक बंदा हेलमेट पहने हुए नहीं है, अनसेफ एक्ट के इसके बारे में क्या बात करेंगे, वो तो पहना ही नहीं हुआ उसने, हैजर्ड है। मेटल हेलमेट्स आर प्रोहिबिटेड, क्योंकि मेटल हेलमेट्स में स्टैटिक चार्ज रिटेन हो जाता है, हम सुबह डिस्कस कर चुके हैं राइट इसके बारे में। डैमेज हेलमेट्स हैं, हेलमेट्स विद ए पीक एट द बैक, जो थोड़े से पीछे से लंबे होते हैं, फॉर्चुनेटली अरामको में हम लोग नहीं यूज करते वो, और एक्सपायरी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेलमेट का जो कवर है उसकी तो खैर है वो चल जाता है, लेकिन अगर हार्नेस एक्सपायर्ड है ना, फिर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर रहता है हेलमेट में, हमारे सर को पसीना आता है, सर गीला हो जाता है थोड़ी देर बाद। अब सर गीला है साथ हार्नेस वो भी गीली हो गई है, अब वही वाला फैक्ट दोबारा कि जो स्ट्रैप है वो स्ट्रैप गीले होंगे, टेम्परेचर में होंगे, स्पार्क पड़ा है उनके ऊपर कोई, ये डैमेज हो जाएंगे, ये पानी की वजह से भी डैमेज होते हैं। अब हाँ मिसयूज की जरूरत फुल टाइट जो उसमें एडजस्टेबल होता है, हाँ अब ज़्यादा टाइट तो आप नर्व्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है हेलमेट का, हो सकता है वो, लेकिन उसके अंदर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इसी वजह से दी है कि जब थोड़ा सा टाइट हो फिर उसको लूज कर ले, फिर अगर हाइट पे काम करना है फिर उसको थोड़ा सा टाइट कर ले ताकि गिरे नहीं। हाइट पे जब हम काम करते हैं हेलमेट वहां पे प्रोटेक्ट नहीं करते, क्योंकि खुदा ना खासा अगर बंदा हाइट से गिरा ना तो हेलमेट उतर जाएगा गिरते हुए। तो इसी वजह से जब भी आप हाइट पे काम करें तो ये जो चिन स्ट्रिप आती है, चिन स्ट्रिप लाजमी पहनिए, क्योंकि चिन स्ट्रिप आपके हेलमेट को इन प्लेस रखेगी, बंदा नीचे गिरता भी है ना सर बच जाएगा। डेथ सर नीचे लगने की वजह से होती है, बाकी की वजह से बंदा बच सकता है, और मतलब बॉडी में प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाए, बाकी बंदा बच जाता है हेलमेट की वजह से। अच्छा, अरामको से अप्रूव्ड हेलमेट्स जो हैं वो यूज करें विदाउट डिफेक्ट्स। मेटल हेलमेट्स आर प्रोहिबिटेड एंड इंश्योर इंटरनल हार्नेस इज इंस्टॉल्ड करेक्टली। आगे बात करते हैं सेफ्टी फुटवियर के बारे में, शूज के बारे में। स्लिप प्रोटेक्शन नहीं है, क्यों नहीं होती स्लिप प्रोटेक्शन? पुराने घिस गए नीचे से, ठीक है, फिसलने लगते हैं। ओल्ड और डैमेज फुटवियर, नो हील फॉर क्लाइंबिंग लैडर्स। और हमको ये कहती है कि अगर आपको लैडर पे काम करना है तो आपके शूज की हील होनी चाहिए। अब हील वो लेडीज वाली हील नहीं है, ये इतनी हील ही रिक्वायर्ड होती है। हील से मुराद इवन दोनों सर्फेसिस बराबर हो, आगे की और पीछे की, लेकिन दरमियान में थोड़ा सा वो हो, स्पेस हो दरमियान में, ताकि पाँव फिसले नहीं, ठीक है। सेफ्टी शूज आते हैं जो बिल्कुल नीचे से स्ट्रेट भी होते हैं, वो नहीं रिकमेंडेड व्हेन यू हैव टू क्लाइंब अप द लैडर्स। टो प्रोटेक्शन आप लोगों को आइडिया है, आप लोग एक दूसरे पाँव दबा के देखते रहते हैं। सैंडल्स आर प्रोहिबिटेड, फुटवियर बेस्ड ऑन द जॉब। इसमें और कुछ भी नहीं है, वो डिस्कस हो गया। आगे आ गया आई प्रोटेक्शन के बारे में, ये नहीं हम यूज कर सकते, राइट। प्रेस्क्रिप्शन लेंसेज हैं, प्रोटेक्ट नहीं करते। तो अगर साइड से चांसेस है कि कुछ चीज इंजर कर जाएगी, ठीक है, तो फिर हम गॉगल्स यूज करेंगे, फिर सेफ्टी ग्लासेस हम यूज नहीं करते, या सेफ्टी ग्लासेस विद साइड प्रोटेक्शन जो है हम लोग यूज करते हैं, जो थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, या एडिशनल भी अटैचमेंट्स आती हैं उनके साथ, वो यूज करें। Approved eye wear with the side protection recommended from Aramco. If flying object may injure the eyes, wear additional goggles or face shield, or always check for CHP for hazardous material specific protection. CHP क्या है? CHP कहते हैं chemical hazard bulletin को, chemical hazard bulletin। आप लोगों को MSDS का पता है क्या होती है? क्या है? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, MSDS। जब भी हम कोई केमिकल खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है
कि हमें उसके साथ उसकी डाटा शीट दे। डाटा शीट के अंदर डाटा शीट क्यों चाहिए होती? कॉमन चीज़ें जो डाटा शीट पे होती हैं वो कौन कौन सी पीपीईज यूज कर रही हैं जब आपने ये केमिकल यूज करना है, अगर किसी बंदे को ये केमिकल चढ़ जाता है तो क्या करना है, अगर किसी बंदे को बर्न्स आ जाते हैं इस केमिकल की वजह से, फर्स्ट एड मेजर्स क्या क्या है, अगर बंदा कोलैप्स हो जाता है डॉक्टर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं एमएसडीएस के अंदर। इन केस अगर इस केमिकल की वजह से आग लग जाती है, इवैक्यूएशन का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, ये सारी चीजें कहां पे मेंशन होती हैं? एमएसडीएस के अंदर। एमएसडीएस जेनेरिक नहीं होती, हर केमिकल की स्पेसिफिक एक ही होगी, हर केमिकल की एक ही होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, H2S गैस को कंसीडर करें क्योंकि उसने फिर आना है आगे। H2S गैस का जो वजन है ना वो हवा से 19% ज्यादा है। H2S गैस इज 19% हेवियर देन एयर, ठीक है। इसको कंपेयर करें आप नेचुरल गैस के साथ, सुई गैस जिसको बोलते हैं, नेचुरल गैस के साथ। नेचुरल गैस हवा से हल्की है। नेचुरल गैस के केस के अंदर आपको इवैक्यूएट करना भी है ना, आपको विंड की डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, हवा से वजन कम है वेंट हो जाएगी। बट H2S हवा से वजन ज्यादा है, ये नीचे ही घूमती फिरती रहती है, फिर हवा की डायरेक्शन देख के इवैक्यूएट करना है। कौन बताएगा? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। कहां पे इनकॉर्पोरेट करेंगे? इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में, कॉन्टीजेंसी प्लान के अंदर, समझे? ठीक है। बैटरी वाला एसिड है या बाथरूम वाला एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आप लेके आए हैं और अनफॉर्चुनेटली गिर गया बॉडी के ऊपर, ठीक है, क्या सोल्यूशन है? क्या करना है मुझे? पानी से साफ करें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पानी बहाएं उसके ऊपर तो वो डाइल्यूट होकर निकल जाएगा। अब अगर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नॉर्मल लाइफ में नहीं यूज होता, अब अगर यहीं पे नाइट्रिक एसिड यूज हो, आप उसमें पानी डाल दें, आपकी बॉडी को आग लग जाएगी। ये पानी के साथ इतना वायलेंटली रिएक्ट करता है कि फायर कॉज करता है। अब ये दो एसिड तो एसिड है, तो दो डिफरेंट एसिड की बात हमने की है, उसकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। एक में वाटर है इमरजेंसी में, एक में वाटर नहीं है, हमें वहां पे कोई कॉस्टिक यूज करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दोनों को डिफरेंस कौन बताएगा? एमएसडीएस। अब एमएसडीएस का सबसे बड़ा मरना ये है कि एमएसडीएस है ये लंबी, उसके 16 एमएसडीएस के 16 चैप्टर्स होते हैं, 16 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें वो सारी चीजें डिबेट करता है उसके बारे में, क्योंकि जिसने जो मैन्युफैक्चरर है उसने तो बेच के अपनी जान छुड़ा ली, ऐसे ही है। अब आगे आपको डील करते हुए पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। अब अरामको ने वो थोड़ा सा मसला हल किया। अरामको ने क्या किया? अरामको ने एक अपना डॉक्यूमेंट बना दिया जिसको कहते हैं CHB, आपने देखे भी होंगे बोर्ड पे लगे हुए अपनी साइट के ऊपर, केमिकल हैजर्ड बुलेटिन। अरामको ने 16 चैप्टर को इकट्ठा करके ना 3-4 लाइनों में पूरा कर दिया। इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है, इन केस ऑफ इवैक्यूएशन क्या करना है, फायर फाइटर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, उस एक स्पेसिफिक केमिकल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस, और पीपीज कौन सी यूज करनी है, बस। मैं आपको दिखाता हूँ केमिकल हैजर्ड बुलेटिन आगे आएगी, ठीक है। तो उसको क्या लॉन्ग स्टोरी छोटी कर दी अरामको ने, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए अंडरस्टैंड करना। क्लियर? CHB स्टैंड्स फॉर केमिकल बुलेटिन है, भूलना नहीं है। अच्छा, आगे बात करते हैं कवरऑल के बारे में। हमारी जो कवरऑल्स होती हैं वो फ्लेम रेजिस्टेंट होती हैं या नहीं होती? कवरऑल जो हम पहनते हैं, क्या मतलब है फ्लेम रेजिस्टेंस का? वो बर्न नहीं होगा, तो फायर को रोक सकता है। आग लगा के देखा उसको मैं तोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये कॉटन है, इन केस अगर बॉडी को ये कपड़े को आग लगती है, कपड़ा बॉडी के साथ चिपक जाता है। फ्लेम रेजिस्टेंट का मतलब ये है ये बॉडी के साथ चिपकेगा नहीं, कवरऑल बॉडी के साथ चिपकती नहीं। फ्लेम क्या फ्लेम रेजिस्टेंसी कपड़े की प्रॉपर्टी है? नहीं, कपड़ा कपड़ा कवरऑल कॉटन की होती है, कॉटन की बनती है, ठीक है। अब उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती कैसे है? जब हम कपड़ा बना लेते हैं उसको उस केमिकल के अंदर डिप कर देते हैं जो फ्लेम रेजिस्टेंट है।
आपने देखा होगा कभी कवरऑल को थोड़ा खरखरी सी होती है, ठीक है, थोड़ी सख्त होती है। वो सख्त होती है जब नई नई आती है, आपने 5-6 महीने यूज किया, वो 12-14 धुलाइयाँ की है, वो ये बन जाती है। ऐसे ही है, क्या मतलब कि वो जो फ्लेम रेजिस्टेंट केमिकल था वो निकल गया सारा, अब वो फ्लेम रेजिस्टेंट नहीं रही, ठीक है। तो ये है थोड़ा फ्लेम रेजिस्टेंस के बारे में। अवॉइड करना चाहिए हमें फायर से, वेल्डिंग स्पार्क्स, इलेक्ट्रिकल आर्क फ्लैश वगैरह से, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी कवरऑल की लाइफ को रिड्यूस करती हैं अगर इन केस आप एक्सपोज होते हैं हॉट एंड कोल्ड सर्फेसिस वगैरह। हियरिंग के बारे में बात कर चुके हैं, फेलियर टू विन, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस क्या होता है? जो स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड शिफ्ट थी ना कि कितना डिफरेंस आ गया उसमें, तो वो जो हियरिंग लॉस हो रहा है उसको हम बोलते हैं NIHL, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। नींद आ रही? नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। अच्छा, एक चीज क्या ख्याल करना, नहा के निकले तो फौरी तौर पे ईयर प्लग्स नहीं डालिए, क्योंकि कान की अंदर वाली सरफेस अगर गीली है तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है। सेम वे अगर ईयर प्लग्स आप धो सकते हैं, ईयर प्लग्स आर रीयूजेबल होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते क्योंकि वो सस्ते इतने होते हैं, लेकिन आप उसको वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इवन कोई गीले हैं तो भी ना यूज कीजिए, थोड़ा उसको ड्राई करके फिर यूज करें। ये भी कर चुके हैं, राइट, हम लोग डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें। ग्लव्स के बारे में बात करते हैं। Accurate gloves for the job, they can protect us from the cuts, bruises, burns, infections। ये इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहते हैं। नोज, माउथ, ट्रैक और लंग्स, 4 ही चीजें होती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। हमें एक्सपोज्ड दोनों चीजें जिनसे इनपुट जाता है अंदर, उसको प्रोटेक्ट करना है। जो चीज प्रोटेक्ट करेगी उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। क्या हो सकता है? सर्जिकल मास्क है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यस। डस्ट मास्क है, सिंपल हम जो डस्ट मास्क यूज करते हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर आइए, हाफ फेस मास्क देखे होंगे आप लोगों ने, हाफ फेस, ठीक है, जिसके सामने एक कार्ट्रिज होता है या साइडों पे 2 कार्ट्रिज होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं केमिकल से, डस्ट से, उन केमिकल से जिन केमिकल्स के जर्रे होते हैं। डस्ट के जर्रे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। क्या ये मुझे एस्ट्रेस गैस से बचा लेगा? क्या हाफ फेस मास्क मुझे गैस से बचा लेगा? नहीं बचाएगा। फुल फेस गैस से बचा लेगा? नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा, क्योंकि ये सारे वो मास्क हैं जो ब्रीदिंग एयर मैं यूज कर रहा हूं वो कहां से ले रहे हैं? इस एयर से ले रहे हैं, इस एयर से ले रहे हैं। अगर इस एयर से लेंगे तो ऑब्वियसली H2S गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या मैं लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हूं, तो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट मी। इस केस के अंदर इन सारे मास्क, डस्ट मास्क, सर्जिकल मास्क, हाफ फेस, फुल फेस, कार्ट्रिज मास्क को हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेटर्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेटर्स। यानी ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं ब्रीदिंग जोन में। ये ब्रीदिंग जोन है, ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रेशर कॉज करते हैं ब्रीदिंग जोन में। नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेटर्स कभी भी गैस से नहीं बचाते, ठीक है। अब आए पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर्स पे, वो कौन से हैं? जिसके साथ सिलेंडर आएगा। तो 2 टाइप्स होती हैं इसकी, SCBA, जिसको कॉमन नेम हम स्काबा कह देते हैं, गलत है, लफ्ज है SCBA। SC सेल्फ कॉन्टेंट, सेल्फ कॉन्टेंट का मतलब पूरा पैक इकट्ठा है, सेल्फ कॉन्टेंट पूरा पैक इकट्ठा है, बाहर से हवा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा इसके साथ दूसरा है SABA। BA तो दोनों में कॉमन, वो ब्रीदिंग apparatus, वो है SC सेल्फ कॉन्टेंट, दूसरा है SA सप्लाइड एयर। उसके नाम से पता चल रहा है एयर सप्लाई ही होगी, कहीं ना कहीं से आएगी, बाहर से निकल के आएगी, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीदिंग apparatus, सप्लाइड एयर ब्रीदिंग apparatus, ये 2 टाइप्स हैं ब्रीदिंग apparatus की। हम इनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रेशर
रेस्पिरेटर। क्यों कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर? क्योंकि ये यहाँ पे वैक्यूम नहीं बनाते, ब्रीदिंग जोन में वैक्यूम, हवा से हवा नहीं लेते ये, ठीक है। तो क्या H2S गैस से बचा लेंगे? हाँ जी बचा लेंगे। क्या लो ऑक्सीजन से बचा लेंगे? बचा लेंगे, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, हैजर्डस डस्ट, बस ये सारी चीजें ओके है यहाँ पे। लंच टाइम हो गया सर। है लंच टाइम अभी करना, चैप्टर खत्म कर लेना। ठीक है। कितनी देर की ब्रेक करनी है? 1:30 तक। खाना खा के फिर नींद आएगी। खाना खा के फिर नमाज पढ़ के आ जाएंगे। अच्छा, बस अभी 10 मिनट दे दो, खत्म कर लेंगे इसकी एक्सरसाइज करके फिर चले जाएं। ठीक है। गैस सैंपलिंग जो है या गैस टेस्टिंग आपके वर्क परमिट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक सारे परमिट्स के ऊपर हमें गैस टेस्ट करनी पड़ती, कोल्ड है हॉट है जो भी वर्क परमिट है। गैस टेस्टिंग जब भी करेंगे पहले SCBA पहनेंगे, उसके बाद उस डिजायर्ड एरिया के अंदर जाके गैस मॉनिटर्स के साथ हम गैस टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आगे 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 बस आगे ये डिस्कस कर लिया हमने। ये दो टाइप्स है, सेल्फ कंटेन्ड है, सप्लाइड एयर है। सेल्फ कंटेन्ड कहाँ यूज होता है? सेल्फ कंटेन्ड यूज होता है फायर फाइटिंग में। सेल्फ कंटेन्ड कन्फाइंड स्पेस में यूज नहीं करते क्योंकि इसका सिलेंडर बड़ा है। कन्फाइंड स्पेस का डायमीटर, जब हम डिजाइन करते हैं वेसल को, हम उसका डायमीटर रखते हैं 24 इंचेस का, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको कैरी करके काम करना कन्फाइंड स्पेस में। हाँ, रेस्क्यूअर्स यूज कर सकते हैं। रेस्क्यूअर्स जो हैं वो सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स लेके जा सकते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, लेकिन वर्कर्स के लिए ये छोटा यूनिट है जिन्होंने ज्यादा देर तक काम करना है ना अंदर, वो क्योंकि इसकी लिमिटेशंस है। ये जो SCBA है ये वाला बड़ा है, ये सिलेंडर जो है इसके अंदर 30 मिनट की हवा है, सिर्फ 30 मिनट की, ठीक है। तो ये रेस्क्यूअर तो यूज कर सकता है, रेस्क्यूअर की एक्टिविटी 15 मिनट की 20 मिनट की मैक्सिमम होगी, ठीक है, वो तो यूज कर सकता है। लेकिन इस बंदे ने जाके अंदर काम करना है घंटा 2 घंटा 3 घंटा। जब ये कनेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं कैस्केड सिस्टम। क्या कहते हैं? कैस्केड, कैस्केड, CASCAD, कैस्केड। ये कहलाता है कैस्केड सिस्टम। होज के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं साबा, ठीक है, और इसके साथ अपना एक छोटा सिलेंडर रहता है सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए। साबा को कैस्केड की होज के साथ कनेक्ट करना इतना ही आसान होता है। ये जैसे ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, आपको रिमूव करना है, ये बस इसको खींच के चले जाना है, इसको रिमूव कर देना, इतना ही आसान है। जब आप इसको रिमूव कर लगाया, हवा कहां से आएगी? बड़े सिलेंडर से, कैस्केड से, ठीक हो गया, कैस्केड चालू हो गया। अब आपको इवैक्यूएट करना है, कैस्केड का कनेक्शन उतार दीजिए, सिलेंडर का वॉल खोल के निकलिए। ये है साबा का फिनोमिना। SCBA का सिंपल है, आपने बस मास्क अप किया, जैसे आप पहला ब्रेथ लेंगे सिलेंडर से हवा आनी शुरू हो जाएगी, उतनी देर तक क्लोज रहता है। तो क्लोज बाद में करना पड़ता है, जब आपने उतारना है पहले बंद करना है फिर उतारना है। लेकिन साबा के लिए, साबा के साथ 2 सप्लाई आती हैं एयर की, एक है कैस्केड वाली जो लंबी है, और दूसरी इवैक्यूएशन की बोतल आती है अलग सा, एस्केप बोतल। तो वो छोटी जो है बोतल, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 5 मिनट का। कितना है? 5 मिनट का। जब कनेक्ट कर दिया तो कैस्केड से हवा आएगी, और जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो छोटे सिलेंडर से हवा आनी शुरू हो जाती है। छोटे सिलेंडर से हवा आने का क्या मतलब है? आपके पास कितनी देर की हवा है? 5 मिनट की। तो 5 मिनट में इवैक्यूएट करना है, तो वो सिर्फ इवैक्यूएशन है, काम नहीं कर सकते। SCBA बड़े वाला फायर फाइटर्स यूज करते हैं, एस्केप के लिए तो दोनों यूज होते हैं, एस्केप के लिए यूज कर सकते हैं। सर्च वाले बंदे, सर्च मतलब, सर्च क्या होती है? सर्च होती है कि अगर कोई मसला हो गया तो फिर उसको वो जो, देखो, आप इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या कहता है? इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कहता है कि जैसे ही अलार्म एक्टिवेट होगा या आपने अलार्म एक्टिवेट किया है, मास्क अप करें, मस्टर स्टेशन पे चले जाएं। मस्टर स्टेशन पे क्या होता है? तो कभी ड्रिल नहीं की इधर,
कभी भी नहीं की। नहीं गैस की नहीं, आप फायर की कर ले, वो तो सेम ही रहता दोनों में। अच्छा चले गए मस्टर स्टेशन पे, तो अब वहां पे हेड काउंट करते हैं, हाजिरी लगाते हैं, हेड काउंट किया। अब हेड काउंट किया तो उसमें हमने सुबह देखा था साइट पे कितने बंदे आए हैं, 30। जब हेड काउंट किया ना तो बंदे आए 29, वो एक किधर है। हम अज्यूम ये करते हैं वो उसको चढ़ गई किसी जगह पे, वो बेहोश हो गया, गिर गया, कुछ हुआ। अब जो बंदे उसको ढूंढने जाएंगे ना, इनको कहते हैं सर्च। तो सर्च वाले बंदे ये पहन के जाते हैं गैस के केस के अंदर, फायर के केस में नहीं, ठीक है। तो सर्च फिर रेस्क्यू, सर्च के बाद अगला स्टेप क्या है, रेस्क्यू करना है उसको। रेस्क्यू के बाद फिर है, रेस्क्यू के बाद क्या होता है, बंदे को उठा के ले आए, अगला क्या काम करेंगे, फर्स्ट एड है या मेडिकल एड है। फर्स्ट एड तो नहीं, इसको मेडिकल एड कहते हैं, फर्स्ट एड तो थोड़ी माइनर होती है, तो मेडिकल एड, राइट। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स के। तो यहाँ पे ये यूज होती है। अब साबा कहाँ पे यूज होगा, साबा का सिर्फ एक ही यूज है, वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर इवैक्यूएट कर सकते हैं, इवैक्यूएट के लिए यूज होता है। अगर कैस्केड नहीं कनेक्टेड तो 5 मिनट, और अगर कैस्केड कनेक्टेड है तो कैस्केड चलते हैं स्टैंड बाई मोड पे। एक चल रहा है, उसकी जितनी देर तक वो खाली होगा हम उसको स्विच करके दूसरा कनेक्ट कर देंगे, पहला रीफिल कर लेंगे, अब दूसरा चल रहा है, दूसरा खत्म होने वाला होगा, इतनी देर में पहला रीफिल हो गया होगा, स्विच कर देंगे। तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं। एक अगर सिंपल कैस्केड लगा रहे तो 18 घंटे एक बंदा काम कर सकता है, लेकिन इसको हम स्टैंड बाई मोड पे ऑपरेट करते रहते साथ साथ। स्काबा जो वाटर में यूज करते हैं उसकी टाइमिंग भी ज्यादा। स्कूबा, वो स्कूबा है, उसको वो सेपरेट है, उसका क्या वो सेपरेट है ना, ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, ये उतनी प्रोटेक्शन नहीं देते स्कूबा की तो और स्कूबा में एयर नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन और एयर का मिक्सचर होता है, क्योंकि उसके साथ डेप्थ भी तो है। जब डेप्थ पे जाते हैं तो वो फिर सांस टूटती है वहां पे। इसके अंदर सिंपल हवा होती है, ये हवा सिर्फ हम इसको फिल्टर कर देते हैं, इसमें डस्ट नहीं होती, इसमें कोई गैस की कंटेमिनेशन नहीं होती। नहीं तो ये जो टायरों में हवा भरते हैं वही हवा होती है इसके अंदर। टायरों वाली हवा थोड़ी सी साफ कम होती है, इसको थोड़ा सा फिल्टर से क्लीन कर लेते हैं। है यही हवा ही है, मतलब नाइट्रोजन एयर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, यही। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SCBA साबा वाला, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन वाला, पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या टाइम ड्यूरेशन है, दोनों की क्या एप्लीकेशन है, पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, कैस्केड किसको कहते हैं। ओके, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो देखो। The Scott Airpack Model 50 2.2 is a self-contained breathing apparatus, often abbreviated as SCBA. Self-contained means that all the parts are built into one unit. The Model 2.2 has a rated duration of approximately 30 minutes when properly used by trained personnel. If improperly used, duration will probably be less. The purpose of a self-contained breathing apparatus is to supply clean air to the user. Air from the cylinder is supplied to the face mask and allows a person to breathe in a toxic or low oxygen atmosphere. The SCBA is an important item of safety equipment, and every firefighter and well services operator must know how and when to use this equipment. In an emergency, the SCBA could save your life. An SCBA should be used when fighting fires, in any environment where hydrogen sulfide or H2S gas is found, if entering a confined space containing a toxic or low oxygen atmosphere, or whenever gas alarms are activated. Be aware that while plants almost always have gas detectors and alarms that are accompanied by flashing light indicators, some areas, such as well platforms, may not have gas detectors or alarms at all. It is important to remain alert at all times.
When alarms sound, or if you suspect that there may be a toxic or low oxygen environment, begin using your SCBA immediately. In summary, the Scott Air Pack is a self-contained breathing apparatus that provides a source of clean air for breathing in a toxic or low oxygen atmosphere. The Scott Air Pack Model 50 2.2 has a rated duration of 30 minutes when properly used. You must wear your self-contained breathing apparatus when smoke is present, a gas leak has been detected, or when a toxic or low oxygen atmosphere is or is suspected to be present. ठीक है, कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये देखा मॉनिटर है, ठीक है, ये एज ए पार्ट ऑफ योर पीपीईज यूज करते हैं इन केस इफ वी हैव टू वर्क इन H2S एनवायरनमेंट. H2S फर्स्ट करो अगर हवा में प्रेजेंट है तो ये अलार्म एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, तो बंदा फौरी तौर पे इवैक्यूएट कर जाता है. इसकी वीडियो है लेकिन लंबी चौड़ी है तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ. एक चीज ध्यान में रखिएगा, कब अलार्म एक्टिवेट होता है H2S का, जब H2S हवा के अंदर 10 ppm से ज्यादा होती है. कितनी? 10 ppm. ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन. यूनिट है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन. हवा के अंदर कितनी मात्रा है, कितनी कंसंट्रेशन है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट पार्ट्स पर मिलियन. एक्सरसाइज जल्दी जल्दी छोटी सी एक्सरसाइज है, खत्म करें और ब्रेक कर लें. हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? ये तो पता है आपको. क्या रीजन है? ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक बंदा पड़े. What indicates an area has a noise hazard requiring earplugs or ear muffs कैसे पता to be चलेगा? worn? Hearing protection requires. रिक्वायर्ड. वेरी गुड. तो ये कौन सा कंट्रोल कहलाएगा? इंजीनियरिंग कंट्रोल है ये.
अगर किसी एरिया में साइन पोस्ट किया हुआ है इस जगह अंदर जाने से पहले ईयर प्लग्स पहन के आए। पीपीई पहनना पीपीई कंट्रोल है। किसी बंदे को ये कहना कि पीपीई पहन के आओ, ये कौन सा कंट्रोल है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जबरदस्त। गार्डिंग, ठीक है। और method used to protect the people on the ground from the food and equipment falling from the elevated area. कॉमन सेंस क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक। और What is the maximum wind speed limit for crane lift? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। basket and work on scaffold? 35 25 25 65 है। 32 हाँ 32 25 65। ओके आगे खत्म हो गया? नहीं एक और है when entering areas where I2S where S2S concentration are equal to above 10 ppm. Testing for S2S, there is any indication of equipment failure. Our product leak are in Entry a confined of space confined containing space four liquid or containing four gases, you must wear the scuba and sawa. सावर लिक्विड सावर गैस उसको कहते हैं जिसके अंदर H2S की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। H2S गैस सावर होती है। हाँ यही है। What will be happen if confined space is not properly isolated? क्या होगा? ये बड़ा important What सवाल है। toxic hazard both should enter by accident. बाई एक्सीडेंट, बाई एक्सीडेंट है, By बाई एक्सीडेंट नॉट इंटेंशनली। enter by accident. अच्छा और okay. खत्म हो गया? खत्म हो गया। चल गुड हो गया। करना है अगला चैप्टर या जाना है? वर्किंग एट हाइट आधा घंटा लेगा। Food भी collect करना पड़ता है। ओके ठीक है। कितने बजे मिलते हैं इधर अभी दोबारा वापस? 1:30। ओके खाने का सर आपका क्या प्रोग्राम? खाना खाते हैं? मैस से हाँ इंतजाम है सर? हाँ हाँ हाँ